Hello everyone, how are you all? I hope you are all fine. I'm Neha Jhala. Welcome you all in our YouTube channel Weekend. So student, today we are discussing our chapter 2 in Geography, Physical Features of India. So student, you have already learned earlier that India is a vast country with varied landforms. What kind of terrain do you live in? If you live in plains, you are familiar with it, and in contrast you will live in hilly region. The rush terrain with mountains and valleys are common फीचर्स। सो स्टूडेंट, इंडिया एक बहुत ही बड़ी कंट्री है और वहाँ के जो डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने में मिल जाएगा या देखने को मिल जाएगा। सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस ऑल द फिजियोलॉजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया सेपरेटली, यानी कि वी हैव 6 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया या फिजियोलॉजिकल फीचर्स और डिवीज़न। सो स्टूडेंट, मेजरली जो फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं हमारे वो 6 टाइप के हैं। द हिमालयन माउंटेन्स, द नॉर्थर्न प्लेन्स, द पेनिसुलर प्लेटू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन एंड द आइलैंड। सो स्टूडेंट, साइंटिस्ट ने ये हमें बताया है कि अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जो कि ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करता है और इसी अर्थ के अंदर क्या आता है, हमारा इंडिया भी आता है। सो वी नो अबाउट आवर 6 जियोग्राफिक डिवीजन। So firstly we talk about the Himalayas mountain. So student, we know very little about the Himalayan range. हमको सिर्फ ये पता है कि अगर इंडिया के मैप में हम नॉर्थ की तरफ देखेंगे, जो स्टार्टिंग एरिया होगा वहाँ हमें माउंटेन्स ही माउंटेन्स मिलेंगे और इसी बेल्ट को स्टूडेंट्स हम हिमालयन माउंटेन्स बेल्ट भी कहते हैं। स्टूडेंट, इंडस रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच का एरिया ये वही एरिया है जो इंडिया के मैप में नॉर्थ की तरफ शुरुआत का एरिया है, जहाँ वेस्ट से ईस्ट की तरफ माउंटेन्स ही माउंटेन्स हैं। सो स्टूडेंट, क्या आप जानते हैं कि ये माउंटेन्स अराउंड 2400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं और उनकी विड्थ है 400 किलोमीटर, जो कि अरुणाचल प्रदेश की तरफ के माउंटेन है। और जो अरुणाचल प्रदेश की तरफ के माउंटेन है उनकी विड्थ होती है अराउंड 150 किलोमीटर, यानी कि जो स्टार्टिंग के माउंटेन्स हैं उनकी विड्थ 400 किलोमीटर है और अरुणाचल आते आते इनकी विड्थ 150 किलोमीटर रह जाती है। सो स्टूडेंट, इस एरिया में जो माउंटेन्स हैं वो कुछ तो बहुत ही बड़े हैं और कुछ छोटे भी हैं। सो हमें अब इनकी हाइट के बारे में भी बात करनी चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए स्टूडेंट, जो ईस्टर्न और वेस्टर्न हाफ में जो माउंटेन है वहाँ हाइट में वेरिएशन बहुत ही डिफरेंस है, यानी कि वहाँ का जो हाइट वेरिएशन है उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखा जा सकता है। जो ईस्टर्न साइड में जो माउंटेन है स्टूडेंट, वहाँ उनकी हाइट में वेरिएशन बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, ईस्टर्न साइड के जो माउंटेन्स हैं ना वहाँ पर आपको उनकी हाइट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिल जाएगा, या तो माउंटेन बहुत बड़े हैं या बहुत ही छोटे हैं। बट ऐसा वेस्टर्न साइड में नहीं है, वहाँ हाइट वेरिएशन बहुत ही कम देखने को मिलता है। सो स्टूडेंट, जो बातें हम डिस्कस कर रहे हैं वो भी हमें जियोलॉजिस्ट ने ही बताई है। सो स्टूडेंट, जियोलॉजिस्ट ने हमें एक और बात बताई है कि अगर इंडिया को अच्छे से आपको समझना है तो हमें उसके हर एक फिजियोग्राफी डिवीज़न को अच्छे से समझना होगा। हिमालयन माउंटेन को जानने के लिए हिमालयन माउंटेन को जियोलॉजिस्ट ने हिमालयन माउंटेन के 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। इन तीनों माउंटेन रेंज के नाम है द ग्रेट हिमालयन, जिसे हम हिमाद्री भी कहते हैं, द लेसर हिमालयन और शिवालिक। ओके, शिवालिक्स। ओके, आपको तीनों नेम अच्छे से याद होंगे। ये 3 डिवीज़न है हिमालयाज के। फर्स्ट है द ग्रेट हिमालयन, जिसे हम हिमाद्री भी कहते हैं, लेसर हिमालय और शिवालिक्स। ओके,
तो फर्स्टली वी टॉक अबाउट द ग्रेट हिमालयन माउंटेन, जिसे हम हिमाद्री भी कह सकते हैं। सो स्टूडेंट, ये जो हिमालयन रेंज है वो सबसे ऊपर और हाई वाली माउंटेन रेंज है और इनकी एवरेज हाइट होती है स्टूडेंट 6000 मीटर। सो हाइट से या इनकी हाइट से हमें ये पता चलता है कि ये माउंटेन्स कितने बड़े होंगे। सो स्टूडेंट, इन माउंटेन रेंज की खास बात ये है कि यहाँ पर फोल्डिंग का जो प्रोसेस है वो इस तरीके से हुआ है कि माउंटेन्स का शेप और साइज बिल्कुल ही अलग है। फोल्डिंग की प्रोसेस की एक वजह यह भी है कि यहाँ का जो कोर पार्ट है उसमें ग्रेनाइट रॉक्स पाई जाती हैं, यानी कि इनका जो कोर पार्ट है, अंदरूनी जो भाग है, उसमें हमें ग्रेनाइट मिलता है। इस माउंटेन रेंज के माउंटेन बाहर से तो स्नो से कवर रहते हैं स्टूडेंट, लेकिन जब ये मेल्ट होती है तो ये एक ग्लेशियर को फॉर्म कर लेती है, यानी कि जब भी यहाँ पर स्नो मेल्ट होती है तो ये तरह तरह के छोटे या बड़े ग्लेशियर्स को फॉर्म कर लेती है। सो स्टूडेंट, इस माउंटेन रेंज से रिलेटेड यही बातें आपको बहुत ज़्यादा याद रखनी होंगी। सेकंड माउंटेन रेंज है हमारा लेसर हिमालय। सो स्टूडेंट, लेसर हिमालय का दूसरा नाम है हिमाचल। ओके, इसे हम हिमाचल भी कह सकते हैं। इस माउंटेन रेंज के जो माउंटेन हैं स्टूडेंट, उनकी हाइट थोड़ी कम है। सो स्टूडेंट, उनकी एवरेज हाइट होती है, या हिमाचल के या लेसर हिमालय के जो माउंटेन है उनकी हाइट या एवरेज हाइट है 3700 मीटर टू 4500 मीटर और इनकी एवरेज वेट होती है स्टूडेंट 50 किलोमीटर्स, यानी कि इनकी जो चौड़ाई है या वेट है वो 50 किलोमीटर्स होती है। एंड इस माउंटेन रेंज की खास बात ये है कि यहाँ बहुत ही ब्यूटीफुल वैलीज हैं, यानी कि लेसर हिमालयाज में आपको बहुत सुंदर सुंदर वैलीज देखने को मिलती है, लाइक कुल्लू वैली। ओके, यानी कि कुल्लू वैली इसी ही माउंटेन रेंज में आती है और इसी के साथ बहुत सारी माउंटेन रेंजेस भी हैं, जैसे कि पीर पंजा, धौलाधर और महाभारत, यानी कि ये पीर पंजा, धौलाधर, महाभारत की जो माउंटेन्स रेंज है वो भी लेसर हिमालय में ही आती है। इसके अलावा भी यहाँ पर माउंटेन रेंज हैं जिन्हें हिल स्टेशन के लिए बहुत ही फेमस है, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही अच्छा रहता है और जब स्टूडेंट यहाँ पर लोग आते हैं तो वो उनके हिल स्टेशन से ही अट्रैक्ट होकर आते हैं। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट आवर थर्ड माउंटेन रेंज, जिसका नाम है शिवोलेक्स। ये जो शिवोलेक्स माउंटेन्स रेंज है स्टूडेंट, ये हिमालयन माउंटेन्स की सबसे लास्ट वाली माउंटेन रेंज है। अब तक आपने नोटिस किया होगा कि हम जैसे जैसे अलग अलग माउंटेन रेंज के बारे में बात करेंगे हम नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहे हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जब हम नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहे हैं तो इनकी हाइट भी कम होती जा रही है, यानी कि जब हमने पहले ग्रेट हिमालय की बात करी थी तो वहाँ की जो माउंटेन रेंज थी उनकी हाइट 6000 थी। देन वी टॉक अबाउट द लेसर हिमालय, जहाँ पर एवरेज हाइट हमने देखी 3700 टू 4500। ओके, अब हम बात कर रहे हैं शिवोलेक्स की। तो यहाँ पर हम जब नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमने देखा कि यहाँ पर सबसे पहले तो माउंटेन्स की हाइट कम होती जा रही है, तो माउंटेन की हाइट कम होती जा रही है, इसीलिए शिवोलेक्स में जो हिमालयन माउंटेन्स हैं उनकी एवरेज हाइट ना स्टूडेंट 900 टू 1100 मीटर ही है और इनकी एवरेज वेट 10 टू 50 किलोमीटर है। सो स्टूडेंट, क्या आप जानते हैं इस माउंटेन रेंज की खास बात क्या है? यहाँ पर ना रॉक्स बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में पाए जाते हैं, यहाँ पर जो रॉक्स है वो बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में पाए जाते हैं। ऐसा इसीलिए स्टूडेंट क्योंकि जब ऊंचे पहाड़ों से रिवर्स फ्लो करती हुई नीचे आती हैं तो वो अपने साथ बड़े रॉक्स, छोटे रॉक्स भी लाती हैं, कभी और सॉइल भी होती है और शिवोलेक्स तक आते आते ये रॉक्स बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं और यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स इकट्ठा हो जाते हैं
और इसके अलावा मैं आपको शिवालिक्स और लेसर हिमालय से रिलेटेड एक बात बताना चाहती हूँ स्टूडेंट, कि लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में कुछ ऐसी वैलीज हैं जिनको क्या कहा जाता है, जिनको दून भी कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट कि लेसर हिमालय और शिवालिक्स के बीच में बहुत सारी वैलीज आती हैं जिनको हम दून्स कहते हैं। और इसी के लिए शिवालिक में फेमस बहुत सारे प्लेसेस हैं जिनके एंड में दून लगाया जाता है, जैसे कि देहरादून, कोटली दून। ओके सो स्टूडेंट, अब हम इन तीनों माउंटेन्स के बारे में अच्छे से जान चुके हैं। जो मैं हमको जियोलॉजिस्ट ने बताया है, अब हमें अच्छे से पता चल चुका है। लेकिन अभी तक हमने हिमालयन माउंटेन्स को नॉर्थ से साउथ की तरफ समझा है। अब हमको इसको वेस्ट से ईस्ट की तरफ भी समझना होगा, क्योंकि अभी तक हमने इसके बारे में वेस्ट से ईस्ट की तरफ की बात नहीं की है। इसीलिए आइए अब हम इन माउंटेन्स को वेस्ट से ईस्ट की तरफ समझते हैं, ताकि हम हिमालयन माउंटेन को अच्छे से जान पाएंगे। सो स्टूडेंट, इंडस रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच बहुत सारी रिवर्स फ्लो करती हैं, और इन्हीं रिवर्स के बेसिस पर हिमालयन माउंटेन रीजनली नेम भी दिए गए हैं, या हिमालयन माउंटेन को रीजनली भी कई नामों से पुकारा जाता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट दीज नेम्स ऑफ हिमालय। सो स्टूडेंट, इंडस रिवर और सतलुज रिवर के बीच में जो हिमालयाज है उन्हें कश्मीर हिमालयाज भी कहते हैं, या जो इंडस रिवर और सतलुज रिवर के बीच की माउंटेन रेंज है उसे कश्मीर हिमालयाज भी कहा जाता है। सतलुज रिवर और काली रिवर के बीच में जो हिमालयाज है उसे कुमाऊं हिमालयाज भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सतलुज और काली रिवर के बीच में जो हिमालयाज हैं उसे कुमाऊं हिमालयाज भी कहते हैं। काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में जो हिमालयाज हैं उसे हम स्टूडेंट नेपाल हिमालयाज कहते हैं। तीस्ता रिवर और दिल्हांग रिवर के बीच में जो हिमालयाज है उसको आसाम हिमालयाज भी कहा जाता है। यानी कि आपको बस 4 नाम याद करने हैं। सो नाउ स्टूडेंट, यू नो अ लॉट अबाउट हिमालयन माउंटेन। सिवाय इसके कि स्टूडेंट, हिमालयन माउंटेन्स की ईस्टर्न मोस्ट जो बाउंड्री है वो ब्रह्मपुत्र रिवर के रीजन में आती है, या जो उसकी ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है वो ब्रह्मपुत्र रिवर बनाती है, जो कि बहुत ही सुंदर हिल्स हैं, और इन हिल्स को पूर्वांचल हिल भी कह सकते हैं। सो स्टूडेंट, पूर्वांचल में डेंस फॉरेस्ट हैं, यहाँ पर माउंटेन्स हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है स्टूडेंट, हिमालयन माउंटेन ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री के बाद इंडिया के साउथ की तरफ मुड़ते हैं। यानी कि जो यहाँ पर हमारे हिमालयन है वो ब्रह्मपुत्र रिवर की बाउंड्री के बाद से ही साउथ की तरफ मुड़ना स्टार्ट हो सकते हैं, और वहीं से ये माउंटेन एरिया कवर करना स्टार्ट कर देते हैं। So student, now we discuss our first physiographic division, the Himalayas. I hope you understand it. Okay. So student, now we talk about our India's second physiological feature, the northern plains. The northern plains. सो स्टूडेंट, क्या आप जानते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन्स इतने बड़े और इतने स्ट्रेच्ड क्यों हैं? क्या आपको पता है कि हमारे जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं उसमें 3 यूनाइटेड किंगडम फिट हो सकते हैं? कैसे? सो नाउ वी डिस्कस। सो स्टूडेंट, ये जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है वो अराउंड 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। डू यू रिमेम्बर? जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है वो अराउंड 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। इस नंबर से ही आपको पता चल जाता होगा कि नॉर्दर्न प्लेन कितने बड़े होंगे। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि 3 यूनाइटेड किंगडम हमारे नॉर्दर्न प्लेन में आराम से फिट हो सकते हैं। सो स्टूडेंट, नाउ वी डिस्कस नॉर्दर्न प्लेन्स इन डिटेल।
ये जो नर्दर्न प्लेन्स है स्टूडेंट, ये 3 रिवर सिस्टम और उनके ट्रिब्यूटरीज की हेल्प से फॉर्म हुए हैं। ये तीनों रिवर सिस्टम हैं इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इन 3 रिवर सिस्टम की हेल्प से ही नर्दर्न प्लेन्स फॉर्म हुए हैं। सो स्टूडेंट, क्या आप जानते हैं इस एरिया की खास बात क्या है? नहीं जानते? ओके, आई विल टेल यू। स्टूडेंट, यहाँ पर ना बहुत ही फर्टाइल सॉइल है, यानी कि यहाँ की जो सॉइल है उसे बहुत ही फर्टाइल या उपजाऊ माना जाता है। ये इसीलिए यहाँ पर एग्रीकल्चर तो बहुत ही सिंपल है, यानी यहाँ पर जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है वो बहुत की जाती है। और यहाँ का क्लाइमेट है वो भी इसके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है, और साथ साथ यहाँ पर वाटर भी एक सूटेबल लेवल पर प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही अच्छी कंडीशन कही जाती है। इसीलिए इस ज्योग्राफिक डिवीज़न में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है, यानी कि ये जो हमारा सेकंड फिजियोग्राफिक डिवीज़न है उसमें हमारे इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। सो नाउ स्टूडेंट, वी टॉक अबाउट फॉर्मेशन ऑफ नर्दर्न प्लेन्स, कि आखिर ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो कैसे फॉर्म हुए हैं। सो स्टूडेंट, जब हाई माउंटेन से रिवर फ्लो करती हुई नीचे आई तो आप जानते हैं कि वो अपने साथ साथ कई बड़े पत्थर, छोटे पत्थर और सोयल भी लेकर आई। तो हिमालयन माउंटेन को पार करने के बाद ये जो बड़े रॉक्स हैं ना स्टूडेंट, वो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गए, यानी कि जो सेडिमेंट्री रॉक में कलेक्ट होकर यहाँ पर इकट्ठा हो गए, और जो सेडिमेंट्री रॉक और सॉइल ने मिलकर यहाँ पर एक फ्लैट प्लेन लैंड को फॉर्म कर लिया, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक सॉइल ने एक साथ मिलकर एक फ्लैट प्लेन लैंड को फॉर्म कर लिया, जिसे हम नर्दर्न प्लेन कहते हैं। सो स्टूडेंट, जो हमारे नर्दर्न प्लेन की लंबाई है, क्या इसकी जो लेंथ है वो अराउंड 2400 किलोमीटर्स है, और इसकी जो विड्थ है या चौड़ाई है वो 240 किलोमीटर्स टू 320 किलोमीटर्स है। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स स्टूडेंट, जो हमारी नर्दर्न प्लेन की लंबाई है वो अराउंड 2400 किलोमीटर है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 240 किलोमीटर्स टू 320 किलोमीटर्स है। सो स्टूडेंट, जानते हैं इस फिजियोग्राफिकल डिवीज़न के केस में भी जियोलॉजिस्ट ने हमें एक बहुत ही अच्छी बात बताई है। उन्होंने इस डिवीज़न को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि हमारे जो जियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इस डिवीज़न को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ताकि हम हर सेक्शन को सेपरेटली डिस्कस कर समझ सकें। सो स्टूडेंट, ये 3 सेक्शंस है, पंजाब प्लेन्स, द गंगा प्लेन्स और ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। अब आपको पता है कि हमें क्या करना है, हमें 1 बाय 1 इन तीनों सेक्शंस को समझना होगा, ताकि हम इस फिजियोग्राफिकल डिवीज़न के बारे में सब बातें अच्छे से जान पाएँ। सो स्टूडेंट, नर्दर्न प्लेन्स का जो वेस्टर्न पार्ट है हम इसे ही पंजाब प्लेन्स कहते हैं, यानी कि जो नर्दर्न प्लेन का वेस्टर्न पार्ट है उसे हम पंजाब प्लेन्स भी कह सकते हैं। सो स्टूडेंट, आपको लग रहा होगा कि हमने इस वेस्टर्न प्लेन को पंजाब प्लेन्स नाम क्यों दिया। सो स्टूडेंट, ये जो वेस्टर्न प्लेन है ना बेटा, ये इंडस रिवर और इंडस रिवर की 5 ट्रिब्यूटरीज की हेल्प से ही फॉर्म हुआ है, यानी कि इंडस रिवर और उसकी सहायक नदियाँ, ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है सहायक नदियाँ, तो उस इंडस रिवर और इंडस की 5 ट्रिब्यूटरीज ने मिलकर इसको फॉर्म करा है। अगर हम पंजाब वर्ड को भी स्प्लिट करेंगे ना स्टूडेंट, तो ये पंजाब वर्ड 2 वर्ड से बना हुआ है, पंच और आब। पंच यानी कि 5 और आब यानी कि रिवर। सो इसका मतलब है कि एक ऐसा एरिया जो कि 5 या 5 रिवर्स से मिलकर बना हो, और यही बात सही भी है। इसीलिए स्टूडेंट, हमने नर्दर्न प्लेन के वेस्टर्न पार्ट को पंजाब प्लेन्स का नाम भी दिया है। इसके बाद हम सेकंड सेक्शन पर आते हैं जिसका नाम है गंगा प्लेन्स। तो ये बात आप लोग नोटिस करेंगे कि ये घग्गर और तीस्ता रिवर के बीच में सिचुएटेड है।
कौन सी नदी के बीच में सिचुएटेड है? घग्गर और तीस्ता रिवर के बीच में सिचुएटेड है। सो इस एरिया में आपको बहुत सारी नॉर्दर्न स्टेट्स भी मिलेंगे, जैसे कि हरियाणा, दिल्ली, यूपी और बिहार। इसके बाद आप नॉर्दर्न प्लेन्स की ईस्टर्न मोस्ट एरिया की तरफ देखेंगे। सो ये जो एरिया है उसे हम ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स भी कहते हैं। सो स्टूडेंट, जो हमारा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स का मेजर पोर्शन है बेटा, वो असम में सिचुएटेड है। और इसी के साथ स्टूडेंट हमने इन तीनों सेक्शन को बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर लिया। सो स्टूडेंट, नाउ वी टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। सो स्टूडेंट, ये जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है, इसे देखकर आपको लगता होगा कि ये सिर्फ फ्लैट लैंड है, यानी कि जब हम प्लेन्स के बारे में डिस्कस करते हैं या सोचते हैं तो हम सिर्फ एक प्लेन लैंड को ही इमेजिन करते हैं, प्लेन लैंड या फ्लैट लैंड को इमेजिन करते हैं। तो इस फिजियोग्राफिक डिवीज़न में हमने कई तरीके के टेरेन में या नॉर्थर्न प्लेन में कोई डिफरेंस नहीं होगा, तो ये बिल्कुल फ्लैट है। बट स्टूडेंट, दैट इज़ नॉट द ट्रुथ। यहाँ का जो ट्रेन है या टेरेन है, यहाँ की लैंड फ्लैट नहीं है, यानी कि पूरी तरह से फ्लैट नहीं है। यहाँ की जो लैंड में टेरेन है वो काफ़ी डिफरेंस है, यानी कि यहाँ की जो भूमि में डिफरेंस देखा गया है वो बहुत ही अलग है। और ऐसा इसीलिए हुआ है स्टूडेंट, क्योंकि जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स है वो अलग अलग तरह की एलुवियल सॉइल से बना है, यानी कि यहाँ पर हमें अलग अलग तरीके की एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है। सो इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए वी हैव टू टॉक अबाउट द 4 रीजन दैट सिचुएटेड इन नॉर्दर्न प्लेन। सो इन चारों रीजन्स के नाम है स्टूडेंट भाबर, तराई, भांगर और खादर। तो सबसे पहले हम भाबर के बारे में बात करेंगे। सो स्टूडेंट, जब ऊंचे पहाड़ों से या हाई माउंटेन से रिवर फ्लो करती हुई नीचे आती है, तब आपको पता ही होगा कि रिवर्स अपने साथ बड़े पत्थर, छोटे पत्थर और सॉइल भी लेकर आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं स्टूडेंट, शिवालिक के बाद जो एक नैरो बेल्ट है, यानी कि शिवालिक माउंटेन्स के बाद जो एक नैरो बेल्ट आती है, जो कि 8 to 16 किलोमीटर का एरिया है, जहाँ पर छोटे स्टोन्स इकट्ठा हो जाते हैं। यानी कि शिवालिक्स के नीचे कम से कम 8 to 16 किलोमीटर की एक ऐसी बेल्ट फॉर्म हो जाती है, जो कि एरिया है जिसे हम स्टूडेंट भाबर कहते हैं, यानी कि जहाँ पर पत्थर ही पत्थर इकट्ठा हो जाते हैं और वो एक बेल्ट बन चुकी है जो कि 8 to 16 किलोमीटर की है। और इसी बेल्ट को स्टूडेंट भाबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाबर कहा जाता है। सो स्टूडेंट, यहाँ पर इतने सारे पेबल्स हैं कि रिवर्स इनके नीचे दब जाती है, इसीलिए हम इसे कहते हैं कि भाबर में रिवर डिसअपियर हो जाती है। यानी कि कई जियोलॉजिस्ट ने कहा है कि जो भाबर का एरिया है वहाँ पर रिवर बिल्कुल दिखती नहीं है, बिल्कुल डिसअपियर हो जाती है। जब भाबर के जस्ट नीचे एक रीजन है जहाँ पर सॉइल और वाटर आपस में मिक्स हो जाते हैं, यानी कि अभी हमने भाबर के बारे में जाना कि यहाँ पर क्या होता है, इतने पत्थर हैं कि पत्थरों की वजह से रिवर भी डिसअपियर सी लगने लग जाती है। और इसी के नीचे स्टूडेंट एक ऐसा रीजन है जहाँ पर सॉइल और वाटर आपस में मिक्स हो जाते हैं, जहाँ ये एक मडी रीजन से, यानी कि इसे हम एक मडी वाला रीजन भी कह सकते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि जो एलुवियल सॉइल है यहाँ पर प्रेजेंट है, और कहा जाता है कि इस रीजन में डेंस फॉरेस्ट हैं जो बहुत ही ज़्यादा घने हैं। ये जो रीजन है स्टूडेंट, इसको हम तेराई कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? तेराई कहते हैं या तेराई भी कहते हैं। अब तेराई के नीचे 2 रीजन्स हैं, यानी कि पहले हमने भाबर के बारे में बात करी, फिर तेराई के बारे में बात करी, देन वी टॉक अबाउट द 2 सेक्शन जो है भांगर और खादर। सो स्टूडेंट, फर्स्ट वी नो अबाउट भागर। सो स्टूडेंट, जो भांगर है ये नॉर्थर्न प्लेन्स का सबसे लार्जेस्ट एरिया है। इस पर ध्यान दीजिएगा, जो भांगर है वो
नॉर्थर्न प्लेन्स का सबसे लार्जेस्ट एरिया है। यहाँ पर हमें पुरानी एलुवियल सॉइल मिलती है। यहाँ की जो एलुवियल सॉइल है स्टूडेंट, वो पुरानी इसीलिए है क्योंकि वो सालों साल तक यहाँ पर इकट्ठा होती आई है, इसीलिए उसको पुरानी या ओल्ड एलुवियल सॉइल भी कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कंकड़ भी पाए जाते हैं। इसके बाद जो नॉर्दर्न प्लेन्स में बचा हुआ थोड़ा सा एरिया है, वहाँ पर हमें न्यू एलुवियल सॉइल मिलती है और यहाँ की जो सॉइल है स्टूडेंट, वो नई है। इसीलिए जब रिवर माउंटेन से नीचे आती हैं तब वो हर साल अपने साथ न्यू एलुवियल सॉइल भी लाती हैं और हर साल ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स का छोटा सा एरिया है, यहाँ पर हमें रीन्यू एलुवियल सॉइल मिलती रहती है और यहाँ पर ही ये सॉइल रिन्यू होती रहती है। इसीलिए इस छोटे एरिया को नई सॉइल या न्यू सॉइल मिलती है और इसको हम या इस एरिया को हम खादर कहते हैं। सो नाउ स्टूडेंट वी डिस्कस इट इन डिटेल अबाउट दीज 4 रीजन, जिनसे हमको पता चलता है कि नॉर्दर्न प्लेन्स में कहीं तो हमें पुरानी एलुवियल सॉइल मिलती है, कहीं पर हमें नई सॉइल मिलती है। एक ऐसा रीज़न है जहाँ पर सॉइल और वाटर आपस में मिक्स हो जाते हैं और एक ऐसा भी रीज़न है जहाँ पर पेबल्स है और रिवर्स डिसअपीयर सी लगती है। इससे हमें पता चलता है कि नॉर्दर्न प्लेन की जो लैंड का टाइप है वो बहुत ही डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि नॉर्दर्न प्लेन सिर्फ फ्लैट लैंड है। ओके, सो आई होप you all understand the northern plain. Okay students, so now we talk about our third physiographic division जिसका नाम है द पेनिनसुलर प्लेटो। स्टूडेंट, ये जो थर्ड फिजियोग्राफिकल डिवीज़न है आप उसे मैप में देख सकते हैं कि ये एक ट्रायंगुलर रीजन है जिसे हम पेनिनसुलर प्लेटो भी कहते हैं। ये जो रीजन है ना स्टूडेंट, ये बाकी एरियाज से काफ़ी अलग है क्योंकि यहाँ की जो लैंड है ना वो फ्लैट तो है लेकिन वो एलिवेटेड लैंड है, यानी कि ये जो नॉर्मल प्लेन एरिया से ऊपर उठी हुई लैंड है। इसीलिए हम इस एरिया की लैंड को टेबल लैंड भी कह सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो लैंड ये पेनिनसुलर प्लेटो है वो एक टेबल लैंड है, यानी कि टेबल लैंड इसलिए है कि हमने इस लैंड को स्टूडेंट टेबल इसलिए कहा है कि जैसे स्टूडेंट आपने नोटिस किया होगा कि टेबल, अगर आपने टेबल देखी है तो वो नॉर्मल ग्राउंड लेवल से कुछ ऊपर उठी हुई होती है और जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटो है उसकी भी लैंड कुछ टेबल लैंड की तरह ही है, वो भी जो हमारी मेन लैंड है उससे थोड़ा ऊपर उठी हुई है, इसीलिए हमने इसे टेबल लैंड भी कहा है। अगर मैं आपको इस पेनिनसुलर प्लेटो की फॉर्मेशन के बारे में बताऊं तो स्टूडेंट, क्या आप जानते हैं कि जब ओल्डेस्ट लैंड गोंडवाना लैंड मास या गोंडवाना लैंड का ड्रिफ्ट हुआ, यानी कि जब गोंडवाना लैंड की प्लेट्स एक दूसरे से दूर हुई, जब वो प्लेट्स एक दूसरे से टकराई तब ये पेनिनसुलर प्लेटो फॉर्म हुआ था और इन प्लेट्स के टकराने की वजह से ही पेनिनसुलर प्लेटो में ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स, इग्नेस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक्स पाई जाती हैं। सो स्टूडेंट, पेनिनसुलर प्लेटो की एजेस पर आप देख सकते हैं कि वेस्टर्न और ईस्टर्न एजेस आपको दिखेंगे। सो स्टूडेंट, वेस्टर्न और ईस्टर्न एजेस पर आपको माउंटेन्स मिलेंगे। जो वेस्टर्न एजेस पर माउंटेन्स है वो ऊंचे हैं और जो ईस्टर्न साइड के माउंटेन्स हैं स्टूडेंट, वो वेस्टर्न साइड के माउंटेन से कंपैरेटिवली छोटे हैं। सो स्टूडेंट, क्या आप जानते हैं फिजियोलॉजिकल डिवीज़न में हमें जियोलॉजिस्ट ने इसके बारे में भी एक बहुत ही अच्छी बात बताई है। उन्होंने पेनिनसुलर प्लेटो को भी 2 पार्ट्स में या 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है ताकि हम लोगों को ये इजीली समझ में आ जाए। तो ये 2 सेक्शन है स्टूडेंट जिनके बारे में हम बात करेंगे। द सेंट्रल हाईलैंड्स, यानी कि पेनिनसुलर
प्लेटू को हमने दो पार्ट्स में या सेक्शन में डिवाइड करा है, जिसका फर्स्ट पार्ट है द सेंट्रल हाईलैंड्स और सेकंड पार्ट है द डेक्कन प्लेटू। तो अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, ये जो सेंट्रल हाईलैंड है वो आप मैप में देख सकते हैं कि ये नर्मदा रिवर के नॉर्थ में सिचुएटेड है। सो स्टूडेंट, सेंट्रल हाईलैंड का जो एक मेजर पोर्शन है वो मालवा प्लेटू में आता है और इस एरिया के ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन है। यानी कि आप अगर सेंट्रल हाईलैंड के ईस्टर्न मोस्ट एरिया को देखेंगे तो वहाँ आपको बुंदेलखंड और छोटा नागपुर, बागेलखंड मिलेंगे। सो स्टूडेंट, सेंट्रल हाईलैंड में ना जो रिवर्स है वो ना बहुत सारी रिवर्स हैं, यानी कि वहाँ पर सेंट्रल हाईलैंड में बहुत सारी रिवर्स फ्लो करती है और ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक फ्लो करती हैं। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक फ्लो करती हैं। ऐसा इसीलिए है स्टूडेंट क्योंकि जो वेस्टर्न एजेस पर जो माउंटेन है वो ईस्टर्न एजेस के माउंटेन से कंपैरेटिवली ऊंचे हैं या हाइट में ज़्यादा है, इसीलिए रिवर्स का ये फ्लो रहता है। इससे स्टूडेंट हमें ये पता चलता है कि सेंट्रल हाईलैंड के स्लोप के बारे में भी हम जान सकते हैं कि सेंट्रल हाईलैंड में स्लोप भी है। चलिए, अब वी नो अबाउट द सम ऑफ द रिवर्स दैट फ्लो इन सेंट्रल हाईलैंड। ये रिवर्स हैं चंबल, सिंध, बेतवा और कैन। अब आप लोग सेंट्रल हाईलैंड के बारे में अच्छे से जान चुके हैं। सो स्टूडेंट, देन वी टॉक अबाउट द डेक्कन प्लेटू। सो स्टूडेंट, डेक्कन प्लेटू एक ट्रायंगुलर रीजन है। ये नर्मदा रिवर के साउथ में सिचुएटेड है। यहाँ आपको डेक्कन प्लेटू के एजेस पर माउंटेन्स मिलेंगे और इस एरिया के 3 इम्पॉर्टेंट हिल रेंजेस के बारे में आप जानेंगे। सो स्टूडेंट, यहाँ की 3 इम्पॉर्टेंट हिल रेंजेस है द गारो हिल्स, द खासी हिल और जयंतिया हिल्स। अगर आप डेक्कन प्लेटू के नॉर्थन पार्ट को देखेंगे वहाँ आपको सतपुरा रेंज मिलेगी और अगर आप ईस्टर्न मोस्ट एरिया में देखेंगे तो वहाँ आपको कैमूर हिल्स और मैकॉल रेंजेस मिलेगी। सो स्टूडेंट, ये तो हो गई हिल्स की बात, बट डेक्कन प्लेटू से रिलेटेड जो एक इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है वो ये है कि स्टूडेंट, जब गोंडवाना लैंड ड्रिफ्ट हुआ, यानी कि जब प्लेट्स एक दूसरे से मूव हुई और आपस में टकराई, तो आप जानते हैं वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण डेक्कन प्लेटू में ब्लैक सॉइल इकट्ठा हो गई। क्यों इकट्ठा हो गई? वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण। और क्योंकि इस एरिया में ब्लैक सॉइल पाई जाती है इसीलिए हम इस ब्लैक सॉइल एरिया को डेक्कन ट्रैप भी कह सकते हैं, या जो ब्लैक सॉइल एरिया है उसे डेक्कन ट्रैप भी कहा जा सकता है। सो स्टूडेंट, नाउ वी डिस्कस अबाउट द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न एजेस, यानी कि अब हम ईस्टर्न और वेस्टर्न एजेस के बारे में भी बात करेंगे। सो स्टूडेंट, डेक्कन प्लेटू के ईस्टर्न और वेस्टर्न एजेस को हम वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के नाम से भी जानते हैं। सो स्टूडेंट, अब हम जान चुके हैं कि वेस्टर्न घाट्स के जो माउंटेन हैं वो ईस्टर्न घाट के माउंटेन से कंपैरेटिवली बड़े हैं, लेकिन अगर हम नंबर में जस्टिफाई करें तो वेस्टर्न घाट के माउंटेन की एवरेज हाइट है 900 to 1600 मीटर्स और ईस्टर्न घाट के माउंटेन की एवरेज हाइट है स्टूडेंट 600 मीटर्स। सो स्टूडेंट, क्या आप जानते हैं कि वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बीच सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस क्या है? सो स्टूडेंट, वेस्टर्न घाट्स को एक कॉन्टिन्यूअस रेंज कहा जाता है। ध्यान दीजिए इस बात पे कि वेस्टर्न घाट को एक कॉन्टिन्यूअस माउंटेन रेंज कह सकते हैं कि यहाँ आपको माउंटेन्स के बीच में कोई भी गैप नहीं मिलेगा, बट जो हमारा ईस्टर्न घाट है उसमें ऐसा कुछ नहीं है। ईस्टर्न घाट में कहीं तो माउंटेन्स है और कहीं पर नहीं है और इनके बीच में गैप भी हो सकता है, इसीलिए हम ईस्टर्न घाट को डिसकॉन्टिन्यूअस माउंटेन्स रेंज भी कह सकते हैं। आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं स्टूडेंट कि जो ईस्टर्न घाट है ये महानदी वैली से नीलगिरी वैली तक स्ट्रेच्ड
है। आइए अब हम जानते हैं कि वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट में हाईएस्ट पीक्स कौन से हैं। तो वेस्टर्न घाट्स में हाईएस्ट पीक है स्टूडेंट द अनैमुडी और डोडा बेटा, और दूसरी तरफ ईस्टर्न घाट में जो हाईएस्ट पीक्स हैं वो है महेंद्रगिरी। सो स्टूडेंट, अब आप सब पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में डिटेल में जान चुके होंगे। So student, now we talk about the Indian desert. So student, the Indian desert lies towards the western margin of the Ravli Hill. It is an undulating sandy plain covered with sand dunes. So student, जो हमारा इंडियन डेजर्ट है वो अरावली हिल्स रीजन में, अररिया अरावली के वेस्टर्न मार्जिन में सिचुएटेड है, और यहाँ पर आपको सैंडी प्लेन एरिया मिलेगा, यानी कि यहाँ पर आपको सैंड ड्यून से कवर एक प्लेन एरिया देखने को मिलता है। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 मिलीमीटर पर ईयर। सो स्टूडेंट, यहाँ पर जो रेन है, यहाँ पर जो बारिश होती है, वर्षा होती है, वो बहुत ही कम होती है। इट हैज़ एरिड क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन कवर, स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। सो स्टूडेंट, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो उसे एरिड कहा जाता है, जहाँ पर बहुत ही लो वेजिटेशन होता है, और यहाँ पर जो स्ट्रीम्स हैं वो भी सिर्फ रेनी सीजन्स में ही देखने को मिलते हैं, जो जल्द ही डिसअपियर भी हो जाते हैं इनटू सैंड। दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच द सी, और ये सी तक भी नहीं पहुँच पाते हैं। लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन, और इस रीजन की जो सबसे बड़ी नदी है उसे हम लूनी के नाम से जानते हैं। बर्चांस, यानी कि यहाँ का जो एरिया है वो पूरी तरीके से बर्चांस होता है बेटा क्रीसेंट शेप्ड ड्यून्स, यानी कि जो क्रीसेंट शेप के ड्यून्स होते हैं उनको यहाँ पर बर्चांस कहा जाता है। इससे ये पूरी तरीके से कवर होता है। बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून बिकम मोर प्रोमिनेंट नियर, पर यहाँ के जो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट कहा गया है नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री, और ये कहाँ पर पाए जाते हैं बेटा? इंडो पाकिस्तान की जो बाउंड्री, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान की जो बाउंड्री है वहाँ पर पाए जाते हैं। इफ़ यू विजिट जैसलमेर यू मे गो टू सी अ ग्रुप ऑफ बर्चांस, अगर आप जैसलमेर जाते हैं तो आप इसको देख सकते हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट द इंडियन डेजर्ट। Okay, now we talk about the coastal plain. So student, the peninsular plateau is flanked by stretch of narrow coastal strips running along the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on the east. यानी कि जो स्टूडेंट हमारा जो पेनिसुलर प्लेटू का जो साइज है वो एक ट्रायंगुलर है, और इसके बाद जो एक स्ट्रिप बचती है, यानी कि जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के पास का जो एरिया है, जो एक स्ट्रिप है, उसे हम किसके नाम से जानते हैं? कोस्टल प्लेन्स के नाम से जानते हैं। The western coast sandwiched between the western Ghats and the Arabian Sea, और ये क्या है? एक सैंडविच है वेस्टर्न कोस्ट और अरेबियन सी के बीच में से, सैंडविच्ड यानी कि ये बीच में सिचुएटेड है। ओके, सी इज अ नैरो प्लेन, यानी कि एक बिल्कुल प्लेन एरिया है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन, और स्टूडेंट इसे भी जियोलॉजिस्ट ने 3 सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है। तो इसका जो फर्स्ट सेक्शन है वो है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड द कोंकण, और इसे नॉर्दर्न पार्ट को या नॉर्दर्न कोस्ट को कोंकण कहा जाता है, जो कि मुंबई टू गोवा है। ओके, द सेंट्रल स्ट्रेच इज कॉल्ड द कन्नड़ प्लेन, और जो सेंट्रल स्टेज है इसका, यानी कि जो सेकंड पार्ट है, उसे कन्नड़ प्लेन कहा जाता है। और वाइल द साउथर्न स्ट्रेच, यानी कि जो साउथर्न स्ट्रेच है उसे बेटा मालाबार कोस्ट कहा जाता है, या मालाबार कोस्ट के नाम से जाना जाता है। द प्लेन्स अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल, यानी कि जो प्लेन्स है बे ऑफ बंगाल की तरफ के जो प्लेन्स है वो बिल्कुल वाइड एंड लेवल है, यानी कि वो चौड़े हैं और बिल्कुल समतल लेवल में बताए गए हैं। इन द नॉर्थर्न पार्ट इट इज रेफर्ड टू एज द नॉर्थर्न सरकार, और इसे नॉर्थर्न प्लेन्स में नॉर्थर्न सरकार के नाम से
जाना जाता है, while the southern part is known as the कोरोमंडल कोस्ट, और जिसका साउथर्न पार्ट है उसे कोरोमंडल कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है. ओके. Large rivers such as the Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kaveri have formed extensive delta on this coast. और स्टूडेंट यहाँ पर जो लार्ज रिवर्स है लाइक महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी यहाँ पर बहुत ही एक्सटेंसिव डेल्टा फॉर्म करती हैं. और जो यहाँ पर एक लेक है, लेक चिलिका, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर्स है ईस्टर्न कोस्ट का. ओके. So I hope you will all understand the coastal plain easily. Okay beta, now we talk about the islands. So you have already seen that India has a vast mainland. आप पहले ही जान चुके हैं कि इंडिया के पास बहुत ही बड़ा vast land है. Beside this, the country has two group of islands. Can you identify these islands group? क्या आप जानते हैं कुछ इन आइलैंड ग्रुप्स के बारे में? हमने चैप्टर फर्स्ट में भी इनके बारे में पढ़ा है बेटा. सो आइलैंड लक्षद्वीप, लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप लाइंग क्लोज टू मालाबार कोस्ट ऑफ केरला, यानी कि जो हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है वो मालाबार कोस्ट यानी कि केरला के पास में सिचुएटेड है. दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स, और इसका जो ये जो आइलैंड है वो स्मॉल कोरल आइलैंड है. अर्लियर दे वर नोन एज लोकेद्वीप, मिनिको एंड एमिनद्वीप, और पहले इसे लोकेद्वीप, मिनिको और एमिनद्वीप के नाम से भी जाना जाता था. इन 1973 दीज वर नेम्ड एज लक्षद्वीप, और 1973 को इनको नाम दिया गया लक्षद्वीप. इट कवर्स स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर, और यहाँ पर जो इसका एरिया है वो बेटा 32 स्क्वायर किलोमीटर का बताया गया है. कवारत्ती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ लक्षद्वीप, और कवारत्ती आइलैंड यहाँ के हेडक्वार्टर्स है. दिस आइलैंड ग्रुप हैज ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखी जाती है फ्लोरा और फ्यूना की. The Pitti Island, which is uninhabited, has the bird sanctuary, और यहाँ पर एक पित्ती आइलैंड है जहाँ पर एक बर्ड सेंचुरी भी पाई जाती है. So now you see the elongated chain of islands located in the Bay of Bengal, extending from north to south. अब हम Bay of Bengal में situated आइलैंड के बारे में जानेंगे जो कि हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे. दीज आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, और ये आइलैंड्स है बेटा अंडमान एंड निकोबार. दे आर बिगर इन साइज एंड आर मोर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड, ये साइज में बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं. द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, और इन दोनों आइलैंड्स को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज अंडमान इन द नॉर्थ एंड निकोबार इन द साउथ, यानी कि जो नॉर्थ में है उसे हम अंडमान कहते हैं और जो साउथ में है उसे निकोबार कहते हैं. इट इज बिलीव्ड दैट दीज आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स. तो कहा जाता है कि ये जो आइलैंड है वो एक सबमरीन माउंटेन का ऊपर उठा हुआ पार्ट है. These islands group are great strategic importance for the country. There is great diversity of flora and fauna in this group of islands too. These islands lie close to equator and experience equatorial climate and hence thick forest cover. यानी कि स्टूडेंट ये जो हमारा आइलैंड्स है इनकी एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है हमारी कंट्री के लिए. यहाँ पर भी ग्रेट डाइवर्सिटी पाई जाती है फ्लोरा और फ्यूना की. सो स्टूडेंट ये जो हमारा आइलैंड्स है ये इक्वेटर के बहुत ही क्लोज है, यानी कि क्लोज बहुत ज़्यादा क्लोज सिचुएटेड है. तो यहाँ पर ये लोग एक्सपीरियंस करते हैं इक्वेटोरियल क्लाइमेट का, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा थिक फॉरेस्ट पाए जाते हैं. सो इट इज़ द डिटेल नोट ऑफ द आइलैंड्स. So student, we have
know about the different physiographic division of India. A detailed account of different physiographic unit highlight the unique features of ईच रीजन, यानी कि ये जो हमारे सारे फिजियोग्राफिकल जो डिवीज़न है उनकी एक अलग अलग यूनिक फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं हर एक क्या ईच रीजन्स के. इट वुड हाउएवर बी क्लियर दैट ईच रीजन कॉम्प्लीमेंट्स द अदर एंड मेक द कंट्री रिचन इन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज. और ये जो डिवीज़न्स हैं वो आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और हमारी जो कंट्री है उसके नेचुरल रिसोर्सेज को रिचर बनाते हैं, या बहुत अच्छा बनाते हैं. द माउंटेन्स आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ. जो हमारे माउंटेन्स हैं वो हमारा मेजर सोर्स है हमारे वाटर के और फॉरेस्ट का. द नर्दर्न प्लेन्स आर द ग्रेनरीज ऑफ द कंट्रीज. और नर्दर्न प्लेन्स को ग्रेनरीज कहा जाता है. दे प्रोवाइड द बेस फॉर अर्ली सिविलाइजेशन. और इसे हमारा सिविलाइजेशन का बेस भी कहा जाता है. द प्लेटू इज अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स which has played a crucial role in the industrialization of the country. एंड जो हमारा प्लेटू है वो हमारे मिनरल्स का एक बहुत बड़ा सोर्स है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. The coastal regions and islands groups provide sites of फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटीज़. जो हमारा कोस्टल रीजन है, जो आइलैंड्स है, वो हमारे फिशिंग के लिए साइट्स प्रोवाइड करवाते हैं. थस द डाइवर्स फिजिकल फीचर्स ऑफ लैंड हैव इमेंस फ्यूचर पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट. और ये जो हमारे डाइवर्स फिजिकल फीचर्स हैं वो हमारी फ्यूचर पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट को इंक्रीज करते हैं. सो स्टूडेंट, नाउ वी फिनिश आवर चैप्टर 2 in geography, physical features of India. I hope you understand it. So like and subscribe our YouTube channel Weekend, and don't forget to hit the bell icon for the latest update. So stay home, stay safe. Goodbye.